बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। शायकीन के लिए आसानियां चेयरमैन पीसीबी ने इस तरह से पैदा की, हमने तो ये सुन रखा था वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन ये वादा वफा हो गया। बल्कि ये नहीं, उन्होंने तो एज ए सीएम भी, निगरान वज़ीर आला भी जो वादे किए उन्होंने वफा करके दिखाए। शायकीन की तरफ से तो जो डिमांड की जा रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम की रौनकें अब बहाल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब तो ये आप मैच देखने जाएंगे तो आप खुद ब खुद दाद देंगे। अलबत्ता वो लोग जो कि कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, जो कि तनकीद पे तनकीद कर रहे थे, मेरे ख्याल से उनको भी लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि अब हम तारीफ़ उनके मुँह से सुनना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं बताती चलूँ जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम के दाखिली रास्ते पर मुजस्मा नस्ब किया गया है और कज़ाफ़ी गोल चक्कर पर लगाए जाने वाले मुजस्मा जो है रनर मैन की लंबाई 28 फीट है। ये अभी जी काम देख रहे हैं आप, मुकम्मल किया जा रहा है। स्टील से बने हुए रनर मैन मुजस्मे का वज़न 2 टन है। अच्छा जी, हम इस पे भी बात करेंगे, कुछ इसका मकसद क्या है और किस मकसद के तहत ये बनाया जा रहा है, किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और शाहिद सिपरा साहब। वो आज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज है ना, तो मैं नाम वो थोड़ा सा सोच के ले रही थी। हसन अली होते हैं नॉर्मली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये रनर मैन वाला क्या कॉन्सेप्ट है? देखें, बहुत अच्छी बात है। 1956 में ये निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना था, जो कि सरदार अब्दुल रब निश्तर जो थे उस वक्त थे वज़ीर आज़म, और उनको ये ज़मीन एक ज़िम्मेदार ने गिफ्ट की थी। अच्छा। कि आप इस पर सिर्फ स्पोर्ट्स अरीना बना सकते हैं। अच्छा। इसमें और कोई चीज़ नहीं बन सकती। वाह। और ये निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पाकिस्तान का इसलिए भी मुनफरद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है कि इसके अंदर साइकिलिंग वेलोड्रोम है, जो पाकिस्तान में सिर्फ एक है। ठीक है। इसी के अंदर वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, जिसको पहले नेशनल स्टेडियम कहा जाता है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, इसमें फुटबॉल ग्राउंड है, एथलेटिक्स है, इसमें यू नेम, मतलब स्विमिंग पूल्स हैं, इसमें और बहुत सारी चीज़ें, स्कॉच कम्प्लेक्स है, बाकी चीज़ें भी। यहाँ पर कोई मोनूमेंट नहीं था इस तरह का कि ये स्पोर्ट्स का हो। इसके एक तरफ जो फिरोजपुर रोड है उस पर एक साइंटिफिकली कुछ शायद वो जरसूमों को पोर्ट्रेट किया गया है शहबाज शरीफ के दौर में, वो जो लोहे के गोल गोल से लगाकर उसके ऊपर पौधे लगाए गए, तो वो एक नया डिज़ाइन था, पता नहीं ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन उसको बोलते हैं या साइंटिफिक डिज़ाइन, साइंटिफिक बोलते हैं वैसे, उसको ज्योमेट्रिकल बोलते नहीं। और इस अरीना में दाखिल होने का ये दाखिली रास्ता जो कि मेन बुलेवार्ड से यानी लिबर्टी की तरफ से जो आता है, लिबर्टी वाले गेट पे लगाया गया है। बिल्कुल हुसैन रोड के साथ साथ जो है। अच्छा, ये निशानदेही करेगा कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। देखिए, एथलेटिक्स को खेलों की माँ समझा जाता है, बेशक कहा जाता है, बल्कि माँ समझा क्या जाता है, कहा जाता है भी। आपको हर गेम में दौड़ना पड़ता है और इसलिए हम खिलाड़ी नहीं बने, ना मैं ना सिपरा। एथलीट जितने भी होते हैं फिट होते हैं, तो ये नहीं, हमने सिर्फ स्कूल से दौड़ने का फन सीखा था, उसके बाद नहीं, यहाँ से नहीं आपको दौड़ने। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही थी तो साथ साथ एथलेटिक्स के मोड को रखे, क्योंकि एक बॉलर ने भी दौड़ना है, एक फील्डर ने भी दौड़ना है, एक बैट्समैन ने भी दौड़ना है, एक विकेट कीपर ने भी दौड़ना है, और एथलेटिक्स के भी जो इवेंट्स हैं जितने भी हैं वो दौड़ने से रिलेटेड है, उसका एक मोनूमेंट यहाँ पर लग गया। ये मैं समझता हूँ कि ये 28 फुट का, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजस्मा होगा जो लोहे से तैयार करता है। ज़बरदस्त देखने में लुक है। आज सुबह जब मैं लेके गुजरा था वहाँ पे और भी काम हो रहे हैं, लेकिन गुजरते गुजरते एक कंप्लीट हो गया, ये एक आँख, हाँ जी कंप्लीट हो गया, ठीक है, और एक बस आँख से ज़रा दूर से देख सके, करीब जाकर अभी वहाँ पे काम हो रहा है तो इसलिए नहीं जा सके। करीब जाएंगे तो देखेंगे कितना मज़ा आता है इसको देखने में। बिल्कुल, और वो चीज़ें जो न्यू हो ना वैसी अट्रैक्शन का बाइस होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हाजी साहब ने बड़ी डिटेल में इस पर रोशनी डाली है और इतनी हिस्ट्री हाई साहब को इस बारे में पता, मुझे भी नहीं था पता कि हम लोग तो हमेशा इसको कज़ाफ़ी स्टेडियम ही कंसीडर करते थे, और उसके बाद या फिर फूड और आम लोगों को सिर्फ इतनी चीज़ ही पता होता है तो माशाल्लाह आमिर भाई, हाँ, उसके अंदर क्या किया है, फुटबॉल के लिए है, हॉकी स्टेडियम, ये हॉकी का सुना था लेकिन अभी गया कभी भी नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस सारी चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए बाहर एक इस तरह की चीज आप नस्ब कर रहे हैं कि जिसको देखते साथ ही पता चल जाए कि अंदर क्या है, अंदर क्या है। तो ये मेरे ख्याल में वक्त की ज़रूरत थी कि उसके साथ कि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम तो एक ठीक है, एक स्टेडियम हो गया, उसके साथ जो 5-10 चीज़ें हाई साहब ने और गिनवाई हैं,
तो इन चीज़ों को एस्टेब्लिश करने के लिए वो एक ऐसा मुजस्मा वहाँ पे लगाया जा रहा है जिसको देखकर वहाँ से राहगीर जितने होंगे सब लोग लाहौरी होंगे, बाहर से भी लोग हैं। अब देखिएगा खोलने, अब खोलने दीजिए, देखिएगा उसके साथ सेल्फीज होंगी, उसके साथ वीडियोज होंगी, आपके टिकटॉकर्स, आपके सोशल मीडिया के लोग, बच्चे जो है इसको एंजॉय, बच्चे साढ़े तो चाइना चौक वाला जहाज नहीं छोड़ दे तो ऐसा मुजस्मा है फिर भी। सही बात है। वो यहाँ पे देखे, कहते हैं ना कि खेल को हमें फ़रोग देना है, हमारे यहाँ वो उस तरह की बात नहीं है। अभी थोड़ा लाहौर शहर से दूसरे इलाकों में चले जाएं तो वहाँ जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको ग्राउंड्स मिल जाते हैं, बिलखसूस जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। लाहौर की सतह पे देखेंगे कि आपको ग्राउंड्स नहीं मिलते, सिर्फ कंक्रीट की एक बिल्डिंग मिलती है, उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो खेल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा कहती रहती है लेकिन होता नहीं है। तो ये जब इसको देखेंगे बच्चे पूछेंगे, जितना आयशा बता रहे हैं कि मेरी बेटी ने सुबह स्कूल जाते हुए देखा है, तो इसी तरह बाकी जो बच्चे देखेंगे तो वो भी क्वेश्चन करेंगे अपने पेरेंट्स से जो उनके साथ होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या शो कर रहा है। तो वो एक इस तरह का आइडिया आना। ये अब आप मंजर तब देखें जब शायकीन आएंगे कज़ाफी स्टेडियम मैच देखने के लिए, तो बाहर जो सेल्फियां और आपको सोशल मीडिया पे ये चीजें टिकटॉक पे नजर आना, स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देगा। ये बात सही कह रहा है सिप्रा कि हमें हमारे बच्चों में जो सबसे ज्यादा कमी हो गई कि अब गलियों में हम जाने नहीं देते बच्चों को, ग्राउंड्स में हम जाने, माहौल ऐसा है निकलने नहीं देते हैं, तो उनको उनमें स्पोर्ट्स कल्चर कहाँ से आना था? स्कूल से आना था। स्कूल में हमने ग्राउंड्स का 3-3 मरले का स्कूल बना दिया, 2-2 मरले का, 3-3 मरले का, 5-5 मरले का स्कूल। क्या बच्चे खेलेंगे? लेकिन चलें इसको देखकर उनमें ये एहसास तो पैदा होगा कि ये भी कुछ चीज़ है, ये जगह है। आमिर भाई जरा कज़ाफी स्टेडियम की इस वक्त हम फुटेज दिखा रहे हैं, काम मुझे बताएं कितना कंप्लीट हो चुका है और रह कितना गया है? अब 90% काम कंप्लीट हो गया, 94% बल्कि कहना चाहिए। 2-1 चीज़ें रेनोवेशन के करीब तरीन है और मेरे ख्याल आने वाले चंद दिन के अंदर अंदर वो बिल्कुल फाइनल टचेस पे हैं, तो लग जाएगा और उसके बाद ये दुनिया का खूबसूरत तरीन स्टेडियम। आपको पता है इसके बाहर जो ग्रीनरी बनाई जा रही है, काफी ऊपर तक सेटिंग सारी बना दी गई है। शायद सिप्रा की एक बात बड़ी अहम थी, उसने कहा जी हम तो इसको फूड स्ट्रीट के तौर पे जानते हैं। वाकई ऐसा ही है, वहाँ सारे खाने पीने की दुकानें थी, इसके अलावा क्या है वहाँ? सारी खाने पीने की दुकानें। अब देखिए ये ही कल्चर चेंज करने की बात है। जब आप स्टेडियम के लिए जाएं तो आपको नजर आए कि स्पोर्ट्स का एरिना है, बिल्कुल यहाँ पर आपको सेहतमंद तफरीह जो है वो मिलेगी, ना कि आपको टकाटक मिलेगा। सच्ची बात तो करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक लुक, नई कुर्सियाँ, नई सारे वॉशरूम्स ने, जिसकी मुझे बहुत खुशी है कि फैमिलीज आती थी, हमेशा परेशान थी, बिल्कुल बेचारे ढूंढ रहे होते थे कि अच्छा वॉशरूम कहाँ पे होएगा फैमिलीज, क्योंकि क्रिकेट मैच देखना भी कोई अब हमारे यहाँ तफरीह तो सिनेमा की तफरीह तो रही नहीं, बिल्कुल ऐसे बहुत कम हो गई है, बहुत कम लोग जाते हैं। 2 तफरीहात हमारे पास रह गई, एक क्रिकेट और एक खाना पीना, जो फूड स्ट्रीट्स की शक्ल में है। लेकिन वो फूड स्ट्रीट्स आपने जैसे नारकली में बनाया था, जैसे ग्वाल मंडी में बनाया था, असली हालत में जैसे जोहर टाउन में आप बनाने जा रहे हैं, वहाँ इस तरह की बनाई मस्जिद के पास बना, बादशाह मस्जिद के पास शाही मल्ला। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है हिसाब से कि एक तो बता दें कैपेसिटी बढ़ाई कितनी है, दूसरा जो अभी हमारे शायद 4 या 5 तारीख को न्यूजीलैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका भी आ रहा है, 3 मुल्क की जी वनडे सीरीज है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 19 से चैंपियंस ट्रॉफी का स्टार्ट होना है, इसी स्टेडियम में होना है। और 19 को जो इफ्तिताही तकरीब है जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे, और मैं तो आज हैरान भी हुआ, सारी टिकट्स बिक गई। अच्छा, इस मैच की भी, इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत बड़ा मैच है, और कल कल शुक्र है शायद सिप्रा को मैंने परेशान देखा, ऐसे चलता होते ही से मेरी तरफ आया, कहता भाई साहब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच की है, मैं क्या क्यों है, कहता है हुणी तो स्पार्शा ऐसे ही वाकई। तो आप देखें कि शायकीन कितना इंतजार कर रही हैं, और उससे पहले 3 मुल्क की सीरीज जिसका जिक्र शायद ने किया, मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में ऊद कर आई है, पहले लौट कर आने का हम कहते थे कि शायद आ जाए, इसलिए हमने PSL शुरू कराया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब देखें हर टीम पाकिस्तान आने को तैयार है, और जब आप फैसिलिटी इस तरह की बना देंगे उनके लिए, जब उनके लिए एक महफूज जगह बनाएंगे, अभी तो ये 5 स्टार होटल बनना है, तो फिर उसकी शान देखिएगा कि प्लेयर को अपने कमरे से ग्राउंड तक आते आते 2 मिनट लगेंगे, ये भी और ना ट्रैफिक जैम होगी, ना लोग उस पर ववेला करेंगे, ना शोर मचाएंगे, क्योंकि सब काम नॉर्मल जिंदगी की तरह चल रहा होगा। जो क्रिकेट देखना चाहते हैं वो स्टेडियम तक आएंगे। का भी उन्होंने पूछा कितनी बढ़ाई गई है? हाँ, 28,000 थी पहले, 17 और अब 37,000 हो गई है, अच्छी खासी बढ़ गई, और इससे भी ज्यादा बढ़ाने का प्लान है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत
कम वक्त था और कम वक्त में ही तैयार हो गया। 28 से 37 तक भी लिया जो ना, बहुत बड़ी आपने बात अपने है। इंट्रो में बात की थी कि लोग कहते थे ये नामुमकिन है। जब ये वज़ीर आला थे, चेयरमैन पीसीबी, उस वक्त भी इन्होंने नामुमकिनात को मुमकिन कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही। अकबर चौक वाला 1 किलोमीटर का जो ओवरहेड ब्रिज है, फ्लाईओवर है, मुझे बताइए कहाँ मुमकिन था? ये जो सीबीडी की रोड्स हैं, कैवेलरी, डिफेंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नो डाउट। और दूसरी चीज सबसे बड़ा मुश्किल सिनेरियो ना हमें वो वाला लग रहा था जब हमसाया मुल्क आने से बार बार इनकार कर रहा था, तो हमें लग रहा था जी बाकी लोगों की तरह घुटने टेक दिए जाएंगे। वो मुश्किल मरहला था और उससे उसको जिस उसलूबी से निभाया गया ना, वी रियली अप्रिशिएट। हाँ, उसको करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जो जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, हाँ, मैं उस पर खुश हूँ। नो डाउट। कोई बयानबाजी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, एक स्टांस था, लिया और खत्म। उसके बाद कोई आके बयान नहीं दिया, कहा जी अगर वो नहीं आते तो हम भी नहीं जाते। बात तो ये है, एक दफा करने की बात थी, कर ली। आज वो पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ वर्दियां पहनेंगे ना। बिल्कुल, आज बड़ी बड़ी टीमें यहाँ आ रही हैं और बहुत खुशी से आ रही हैं। और आप देखें कि एक इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेला यहाँ पे सजने जा रहा है, जिसके लिए तमाम लोग, मैं तो हैरान हो गई वाकई सुन के, टिकट्स तमाम बिक गई हैं। नहीं, टिकट्स बिक गई हैं। और आई साहब ये तो मैसेज आ रहा है, मेरे पास एक ऐसा मैसेज भी मौजूद है, एक्सीएन है, उन्होंने 1.5 महीना पहले टिकट ले ली। एडवांस बुकिंग कहते हैं, तो मैं बता देता हूँ किस तारीख को मैसेज किया था कि ये बुकिंग मेरी करवा लें, मैंने ये मैच देखना है। वाह वाह वाह, यानी इतना ये लोगों को लोग इतने हैं कि उनको है कि हमने मैच देखना। सही, चलें जी, गुड लक कहना चाहेंगे हम तमाम शायकीन को भी, टीम्स को भी, और आप जाएं और ज़रूर इंजॉय करें। वेलकम बैक वंस अगेन। रिकॉर्ड तोड़ बिजली बिलों के बाद कनेक्शन फीस भी बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। सिंगल फेज मीटर 24,000 रुपये में लगेगा। इससे कबल कितने पैसों में लग रहा था, और ये फीस बढ़ाने की अब मीटर आए हैं तो आपने नया अजाब डाल दिया। पहले मीटर नहीं थे, मीटर आने के साथ अब आपको फीस, पहले कितनी फीस थी? देखें, इसमें एक चीज़ की तो हौसला शिकने के लिए बुनियादी तौर पर ये फैसला किया गया है कि जो लोग 3-3, 4-4 मीटर्स लगवा लेते हैं उसकी बुनियाद पे होता है। दूसरा ये था कि जो लोग बिल अदा नहीं करते, हम लोग इस वक्त जो आपने जिक्र किया कि कितने में लग रहा है, सिंगल फेज मीटर 10,000 में लगा रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी जो है वो बड़ी है, कोई 4-5 हज़ार उसकी सिक्योरिटी है। अच्छा, 4-5 हज़ार कोई बिल नहीं है। बेसिकली सिक्योरिटी रखने का मकसद ये होता है कि अगर एक कंज्यूमर बिल अदा नहीं करता और वो डिफ़ॉल्ट कर गया है तो वो सिक्योरिटी के पैसे लेस्को के पास हों और वो उसको एडजस्ट कर ले जो उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है। अब पावर डिवीजन ने 2023 में एक लेटर लिखा था तमाम कंपनीज़ को कि आप लोग एवरेज निकालें 3 महीने की हर कंज्यूमर की और उसकी कंजम्पशन के मुताबिक एक ऐसा लेआउट लेके आए कि हमने इतनी सिक्योरिटी रखनी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेरा बिल आ रहा है 5,000 एवरेज आ रहा है साल का, तो उसको 15,000 सिक्योरिटी देना होगी। अच्छा, ये इसमें अब बहुत सारे लोग थे जो ज़्यादा भी इस्तेमाल करते थे, कम भी करते थे, लेकिन सिंगल फेज वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका लाख तक बिल जाता, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 2-4 हज़ार से ऊपर भी नहीं जाते, तो वो फिर उसमें फ़र्क आ रहा था। फिर दूसरी सजेशन आई कि एक लमसम पे रख लें अमाउंट और उसकी बुनियाद पे कर लें। अब ये जो 19,000 इन्होंने कहा है कि फ़ी किलोवाट के हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, इसका क्या मतलब है कि ये सिक्योरिटी 19,000 हो जाएगी और साथ में जो मीटर कॉस्ट है, जो केबल कॉस्ट है, वो मिला के ये 24,000 के करीब डिमांड नोटिस, जो 10,000 वाला डिमांड नोटिस था वो 24,000 चला जाएगा। इसी तरह जो 3 फेज़ का है वो 1 लाख से तजावुज़ कर जाएगा, बल्कि 1.5 लाख के करीब चला जाएगा, जो अभी 82-83 हज़ार का है। फिर 10 मरला से ज़ायद जिनकी प्रॉपर्टी है, खैर वो तो बड़े लोग होते हैं, 10 मरला तक भी ठीक है, लेकिन 10 मरला से ऊपर कनाल 2 कनाल जब इस पे चले जाते हैं, उनके लिए एक FPR का जो रेट है प्रॉपर्टी का, उसके मुताबिक वो 1% उसका देंगे, ठीक है, उनकी वो सिक्योरिटी होगी। ये सजेशन गई, ये लास्ट ईयर 2024 में फरवरी में ये सारी चीज़ें बनाई गई। अप्रैल में लेस्को ने पिटीशन फाइल कर दी नेपरा में, हम लोग ये बढ़ाना चाह रहे हैं। पूरा साल ये पिटीशन पड़ी रही, नेपरा ने इसको नहीं छेड़ा। 1 साल होने वाला है, अब अप्रैल में 1 साल हो जाएगा। अब नेपरा ने इस पर समाअत मुकर्रर कर ली। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये मंजूर होने जा रहा है, क्योंकि पिछले साल में अगर इसको छेड़ते तो साथ में टैरिफ बढ़ रहा था, बिजली की कीमतें बढ़ रही थी, टैरिफ चेंज हो रहा था जुलाई में, उस वक्त शोर था कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अब जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई हैं, अब कीमतें जब भी होनी है कम होनी है, इससे ज़्यादा बढ़नी नहीं है। अब उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया कि नहीं, बेहतर खबर देखें, मैं एक तरफ से इसके हक में भी हूँ। एक बंदा है वो, उसको उससे आपने 6,000 रुपया सिक्योरिटी रखी हुई है, वो 20-25 हज़ार की उसने बिजली जलाई है और वो उसके बाद छोड़ गया, उसने कनेक्शन कटवा दिया है,
तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू जनरेट करना है, या वो जो लॉस हुआ है 20-25 हज़ार का, वो कहाँ से जनरेट करेगी? इतने ज्यादा तो ऐसे वाकयात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, डेट डिफॉल्टर जो है वो कम से कम 13 से 14 अरब के हैं, जो लोग कनेक्शन कटवा चुके हैं लेकिन लेस्को ने पैसे रिकवर नहीं हुए। तहसीलदार अब 6-7 उन्होंने भर्ती कर लिया, पंजाब गवर्नमेंट से ले लिए हैं। रेंजेस लगाने का क्या मकसद था कि मैंने ये इंडस्ट्री लगाई, मैं डिफ़ॉल्ट हुआ, यहाँ से मैंने इंडस्ट्री बंद की, ताला लगाया, सामान अंदर मशीनरी उठाई, मैंने किसी और जगह पे जाके नया कनेक्शन लिया, इंडस्ट्री चला ली। अब वो जो वहाँ पे पैसा पड़ा है वो तो डूबा पड़ा है आपका, या वो ज़मीन कुर्क होनी है, या नीलाम होनी है, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आपके पास सिक्योरिटी इतनी हैंडसम अमाउंट हो लेस्को के पास या दीगर कंपनीज के पास कि अगर एक कंज्यूमर डिफ़ॉल्ट करता है तो वो सिक्योरिटी का पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो और उसके बाद सिस्टम आगे चले। सही, ये मसला है। आमिर भाई देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए, महंगाई जब बढ़ती है तो सिक्योरिटी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन मुझे आज तक सिपरा साहब या कोई भी ये इस बात नहीं समझा सकता कि जब मैं मीटर की कीमत अदा करता हूँ फिर इसका किराया क्यों देता हूँ। सही बात कह नहीं समझ पाते ना। 100%। इसी तरह इसको भी लोग नहीं समझे। अच्छा, ये 1 किलो वाट पे है 24,000 रुपया, अगर आपने 2 किलो वाट का लगाना होगा तो फिर आपको फिर 19 को 2 से मतलब पर किलो वाट। अब आप ये चेक करें ना, ये इंडस्ट्री की जो बात कर रहा था कि 1.5 लाख से ऊपर जाना है, ये इससे भी ऊपर जाना है। अंदाजा इंडस्ट्री जो है वो तो बहुत ऊपर 4 और 5 किलो वाट तक की जाहिर बात है, वो फिर 7 किलो वाट 7 किलो वाट इंडस्ट्री होती है। उसके लिए तो भाई 3-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया इंडस्ट्री, क्या हम डिस्करेज कर रहे हैं कि लोग इंडस्ट्री ना लगाएं बिल्कुल या इंडस्ट्रियल मीटर ना लगवाएं, सही बात है, या 3 फेस मीटर ना लगवाएं, तो ये क्या तो बहुत मुश्किल सिस्टम है। और मुझे ये भी सिपरा साहब बता दें कि क्या 1 कनाल और 2 कनाल वाला जो आप अभी बता रहे थे कि 1% वाला, क्या वो लागू हो गया? नहीं, लागू नहीं हुआ। अब ये 11 फरवरी को इसकी समाप्त, अल्लाह ना करे वो भी हो जाए। अगर वो इसी पेटिशन में है, ये तो प्रॉपर्टी डीलरों वाला सिस्टम है। सही बात पेटिशन में है। अच्छा, इस पेटिशन में सिर्फ ये डोमेस्टिक तो इसलिए हाईलाइट हो गया क्योंकि डोमेस्टिक कंज्यूमर ज्यादा है। इसमें आपके हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं, इसमें आपके स्ट्रीट लाइट्स भी है, इसमें कमर्शियल है, ये हर किस्म का जो भी कंज्यूमर है ये सब के लिए सिक्योरिटी मुख्तलिफ है। आपने जब जिस तरह मैं बताता हूँ, इस वक्त जो डोमेस्टिक की सिक्योरिटी है वो 1220 रुपए पर किलो वाट है, तो जब नहीं आएगी तो वो 19,000 कुछ होगी, मतलब 1200 से उठा के हम 19,000 पे लेके जा रहे हैं। ये है अच्छा खासा पैसा कमा, मैंने कहा अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज के लिए प्लानिंग अथॉरिटी बनेगी, वजीर आला की ज़ेर सदारत हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से इजलास हुआ है। लोग बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं इनसे मुतासर होके। मेरे ख्याल से सीएम साहिबा सिर्फ ये अथॉरिटी तक महदूद ना रहें, अथॉरिटी से काम भी निकलवाएं ताकि वो लोग जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए उन बेचारों का भी कोई दाद रसी हो जाए। आमिर रज़ा खान, एलडीए बंद कर दिया, मुझे पता नहीं था, कल खबर आई कोई इस तरह की। लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी वो ये काम करती है ना, सोसाइटीज की इजाजतनामे, इनकी प्लानिंग, कहाँ ग्राउंड होगी, कहाँ डाकखाना होगा, कहाँ उनके बस की बात नहीं है। सुन ले अगर उनके बस की बात तो बंद करें ना, उसका शटर नीचे करें, गिराएं। पहले आपने शुक्र किया कि उसको लाहौर तक महदूद किया, क्योंकि ये बाकी शहरों पर भी यही गंद डाल रहे थे। सही बात है। इसका मतलब ये है, इस हाउसिंग अथॉरिटी का मतलब ये है कि एलडीए अपना काम नहीं कर रहा। सच्ची बात, सीधी बात करनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि एलडीए के इदारे को बंद करना चाहिए। फिर वहां आप अरबों खरबों रुपए की तनख्वाहें और रिश्वतें, 1 विंडो और 2 विंडोज और 3 विंडोज, हमें क्या जरूरत है भाई उसकी? हमें जरूरत अगर इस तरह की अथॉरिटीज की है, मसलन अगर आप पाक अथॉरिटी बनानी थी तो वासा बंद कर देते। वासा क्यों पानी? अब तो वासा को भी अलग से अथॉरिटी बना, अब पता नहीं वो उसको भी अथॉरिटी बना। देखे ना, ये एक लूटमार है। मैं इसको लूटमार इसलिए कहता हूँ कि आप अथॉरिटीज पे अथॉरिटीज बनाते चले जाएं, वहाँ पर आप एक ब्यूरोक्रेट उठाएं, एक सियासतदान उठाएं, एक को चेयरमैन बनाएं, एक को डीजी बनाएं, बस अपने लोगों उसकी को तनख्वाह जो है आप 70 लाख लगाएं, दूसरे की 60 लाख लगाएं, वो 20-19-20 ग्रेड वाला महंगाई कंट्रोल करने के लिए आपने अथॉरिटी बना दी। उसके पास नई गाड़ियां आ जाए, नई चीजें आ जाए, और आप उसमें ये बहुत बड़ा काम हुआ है। कोई इसका काम नहीं है, पैसे खाने का काम है, पैसे बांटने का काम है। ये हाउसिंग सोसाइटीज बनाने वाले ना बड़े बड़े लोग, इन पे किसने एलडीए मुझे बताएं क्या काम करती थी? एलडीए का लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई क्यों गई थी? अथॉरिटी तो ये भी थी वैसे, बिल्कुल बनाई क्यों गई थी? क्योंकि इसने लाहौर जब फैल रहा था तो इन्होंने सोचा कि कारपोरेशन के बस की बात ही नहीं है। नक्शे पास करना, सोसाइटीज को अप्रूवल देना, एनओसी जारी करना, तो इसलिए इन्होंने एक अथॉरिटी बना दी जिसका नाम लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी रख दिया। अब वो काम नहीं कर रही तो इसके ऊपर एक और प्लानिंग अथॉरिटी, और इस प्लानिंग अथॉरिटी को भी कंट्रोल करने के लिए एक और अथॉरिटी बना दे
अथॉरिटी पे अथॉरिटी बनाते चले जाएं। ये काम सीधा नहीं होगा जब तक आप रिश्वत, बदनवानी और करप्शन का जो बाजार है वो बंद नहीं करेंगे। ये बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, आप बहुत अच्छे जी वाकेबल वो बनेगी। लफाज चेक करें इनके, वो ब्यूरोक्रेसी वो लफ्ज़ देती है आपको जो आम आदमी की समझ से भी ऊपर ही हो। तो क्या जो पहली सोसाइटीज बन रही थी एलडीए के अंदर, उसमें वाकेबल रास्ते नहीं थे क्या? उसमें हर मीटिंग में ना प्लान करके आते हैं कि सीएम को अब नए कौन से आपको पता होता है कि ग्रीन एरिया कितना होएगा, और सारी सोसाइटियों ने उसको वायलेट किया होता है ग्रीन एरियाज को। आपको पता होता है ब्राउन एरिया कौन सा होएगा, सारी सोसाइटी ने उसको सारे कब्रिस्तान बिके हुए हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। नक्शों में कब्रिस्तान है और बिक जाते हैं, कमर्शियल हो गया या प्लॉट हो गया, लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी इसी तरह। ये देखें, ये अथॉरिटीज और ये इदारे काम अच्छी तरह करें तो आज हम ये ना कह रहे होते कि 200 के करीब लाहौर शहर में इलीगल सोसाइटीज बन गई। किसने बनवाई है? यहाँ तो एक शटर लगने लगे ना मेन रोड पे या थड़ा बनाने लगे तो ये आ जाते हैं इन्फोर्समेंट, और ये जो भी बना सर आप कहीं पे थोड़ी बैनर उतार के जारी कर देना, तजावजात का खात्मा, बैनर उतार के अब ये तजावजात का खात्मा। हाउसिंग सोसाइटी बन रही है आपके शहर में, बन गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकती, बिजली का उनको बिल कनेक्शन नहीं मिल सकता, गैस का तो किसी सूरत नहीं मिल सकता, बाकी चीजें पानी का भी नहीं मिलेगा। मुझे बताएं कि जिन लोगों को हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर लोगों को लूट मार करके वो चले गए और वो लोग घर बना के बैठे हुए हैं, रोज सिफारिशें आती हैं। सही बात कह रहे हैं कि हमारी बिजली नहीं लग रही, हमारे किसी गांव से लगवा दें, हमारी दूसरी साइड से, इलीगली है ना सारा काम। तो ये लोग कौन थे? अब एक और नई चीज आ गई, एक अथॉरिटी बना दे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था एक अथॉरिटी कोई बनी थी, ये अपने लोगों को नवाजने के लिए होता है कि कोई एमपी है वो हार गया है और चेयरमैन ला दो, कोई एमएनए हार गया और डिप्टी चेयरमैन ला दो। ये पॉलिटिकल बुनियादों पे सारा होता है और अल्टीमेटली जब आपका रिजीम चेंज होता है फिर ब्यूरोक्रेसी आके बैठ जाती है, फिर वो एंजॉय करती है, वो उनको नई गाड़ियाँ, मराद, सारी चीजें, अथॉरिटी के पास अपना बजट आ जाना है, इंडिपेंडेंट बॉडी बन जानी है, वो इस तरह होता है। इन चीजों से निकल कर मेरे ख्याल में जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, चले मान लिया बहुत अच्छा हो रहा है, बड़े अच्छे अच्छे बाजार नजर आ रहे हैं, लेकिन एक मीटिंग इस पे भी रख के देखें कि लाहौर शहर में जो 200 के करीब इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, किसने बनवाई? किसने बनवाई है? आपका टाउन प्लानर कौन था? किसने ये नक्शे पास किए? फिर एक ब्लॉक उसका मंजूर हुआ, 7-7 ब्लॉक वैसे बन गए, कोई पूछने वाला नहीं है। एक मीटिंग इस पे रख के तो देखें, और अगले लम्हे सीएम साहिबा को पता चल जाएगा कि आपके जो बाबू बैठे हुए आपके साथ तेवर किस तरह बदलते हैं, पता जाएगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, फिर इन्होंने आंखें पीछे लगा लेनी है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास क्या है? मेन बुलवर्ड गुलबर्ग को मॉडल बनाया जाएगा, डीजीएलडीए का ये कहना है। आमिर भाई पे जाने का दिल कर रहा है। लिबर्टी मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का फैसला किया गया है। ये एलडीए भी बात कर रहा था मैं। हाँ, मैं अच्छा, इसको मेन बुलवार्ड को क्या मॉडल बनाना है मुझे ये बता दें। पहले तो कामरान शारी ने यहाँ दरख्त कटवा के खजूरें लगवा दी, ये मॉडल बनाना है आपने। आपने इसकी ग्रीन बेल्ट को आहिस्ता आहिस्ता रोड की सतह तक आने दिया है और इसको भर दिया है। पानी अब यहाँ से आपको एक नया ड्रेनेज डाल, ये असल में माल बनाना। आप याद रखिएगा जब भी ये मेन बुलेवार्ड और माल रोड की बात करें, ये लिख लें, ये माल बनाने का चक्कर होएगा। मसलन ट्राम चलेगी कहाँ? मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी, ये माल बनाने का चक्कर है। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे घेरती आके और आप कहे कि जी 2 एलडीए के बंदे साथ में कोई एक इंजीनियर, ये जा रहे हैं कहाँ? सिंगापुर। क्या देखने? वहां पे ट्राम देखने जा रहे हैं। मेरे जैसा गरीब आदमी मेरा ख्याल है 20 ट्राम्स देख चुका होगा, 20 शहरों में। सही। ये सिर्फ ट्राम देखने जा रहे हैं। 4 रुकनी वफद गया, वापस आके उसने कहा जी ट्राम नहीं चल सकती, आप ना एक बड़ी 2 बसें जोड़ के उसके नीचे टायर लगे हुए ट्राम मंगवाएं, हाँ। उसको ट्राम का नाम दें, हाँ। और ये कलमा चौक से आप हुसैन चौक तक चलाएं। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब ये इसी तरह का एक मॉडल मेन बुलेवार्ड बनाने जा रहे हैं। मेन बुलेवार्ड में मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वहां पे आपने बड़े घर खत्म करके प्लाजे बनने दिए। बिल्कुल। हर घर जो कि वहां पर 4-4 कनाल का, 8-8 कनाल का, जैसे जवेद इकबाल का, सलाउद्दीन सली का, जो भी थे गिर गए, सेठ आबद का, वहाँ पे प्लाजे और वहाँ पे शोरूम्स और वहाँ पे वो बन गई कमर्शियल, उसको आप कर कुछ नहीं सके। मुझे बताएं, लिबर्टी वो जगह है जहाँ पर लीगल पार्किंग मौजूद है। है बिल्कुल है।
लिबर्टी वो जगह है जहाँ एक पार्किंग प्लाजा मौजूद है बिल्कुल, जो एक रेस्टोरेंट तक जाता है और वहाँ पे अच्छी खासी पार्किंग है, इवन मैच के दिनों में भी वहाँ लोग पार्क, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ कौन सी पार्किंग ऐसी जो नजायज हो? आए मैं बताता हूँ आपको जहाँ पार्किंग नजायज हो रही है। एक जगह थोड़ी है, चले एक जगह थोड़ी है, एक जगह थोड़ी। मैं जहाँ से गुजर के आता हूँ, अब खारे के साथ साथ चलें, वहाँ पे तमाम बंद रोड की बसें, रक्शे, वैगने, कारें, ठेले सब पार्क कराए जाते हैं। कौन पैसा ले रहा है उसका? सही बात है। जो कि ग्रीन बेल्ट की जगह है, जिसको ग्रीन बेल्ट के लिए डेवलप होना था, वहां पे पार्किंग लॉट्स बनी है जो कि प्राइवेट बनी हुई है, मंजियां डाली हुई हैं, मंजे नहीं होंगे बड़े, वो पाए हुए तो कुत्ते बनने हुए। हाँ, शायद सिपरा तो अभी हंसे ना इस बात पे, ताकि उसके करीब कोई ना जा सके, और वो गाड़ियां, ट्रक, ट्राले पार्क करा रहे हैं वहां। इनको पार्किंग का, इनको लिबर्टी, मेन बुलेवार्ड, माल रोड, सब ये अब ये रंगो रोगन का, लाहौर में रंगो रोगन का काम अब याद रखिएगा जब भी शुरू होगा, ये दो जगह करेंगे, एक माल रोड, एक कनाल रोड। कनाल रोड दो ये चीजें, बाकी रोड्स कहाँ चली? बत्तियां भी थे लगनी है, ट्रैफिक भी यही कंट्रोल है। आपका रेस है कि सारा काम ही यहाँ पर होता है। एलडीए बना गई मॉडल सिटी, एलडीए ने जिस तरह का लाहौर मॉडल बना दिया ना, शायद ही कोई बनाएगा दूसरा। फिर सीबीडी क्यों हमने बनानी पड़ी? अल्लाह ताला। बिल्कुल सही कह रहे शायद से प्रसाद। देखें, हाई साहब ने बड़ी डिटेल में बात कर दी है। एक चीज़ डेवलप हो चुकी है, ऑलरेडी हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसमें नई चीज़ लाकर आप क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? बुलेवार्ड पे सिवाय कमर्शियल के और क्या है? पैसे अच्छे खासे लगा लेंगे। नहीं क्या नहीं, मॉडल बनाएंगे ना, मॉडल बनाएंगे, क्या मॉडल उसमें क्या करेंगे? क्योंकि मॉडल की तस्वीर ला रहे हैं। अच्छा, वो वाली मॉडल नहीं जो आपके ज़हन में आ रही है। अब मेरे ज़हन में मॉडल तो ही आई। मुझे बताएं कि बुलेवार्ड पे या लिबर्टी से हुसैन चौक कोई ऐसी जगह रह गई है जिसको उन्होंने मॉडल बनाना हो? सही बात है। सबसे ज्यादा आपकी सड़कें वही अच्छी हैं, स्ट्रीट लाइट्स वहीं पे मौजूद हैं, ग्रीन बेल्ट्स वही बहुत अच्छे बने हुए हैं। कहाँ पर हैं? तजावुजात वहाँ नहीं है, कहाँ है? नहीं है। उसके बाद पार्किंग प्लाजा है, पार्किंग मौजूद है, सारी चीजें मौजूद होने के बावजूद अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, इनको भेजे ना यहाँ टाउनशिप आए ना, पिंडी बाजार यहाँ पे जो पिंडी स्टॉप पे आए ना, बागबानपुरा भेजे इनको। हाँ। इनको लग शादरा बाजार चले जाएं, जहाँ पर तजावुजात धर्मपुरा जाए ना, इनको पता चले वो लाहौर शहर का इलाका नहीं है। काम कहाँ पर करना है? लिबर्टी मेन लिबर्टी, क्योंकि उसकी क्या वजह है कि पैसा भी लग जाएगा, आ भी जाएगा, थोड़ा बहुत दिखा भी देंगे, बाकी वो मॉडल बनेगा, फिर ड्रोन फुटेज आएगी और फिर वाह 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 हो जाएगी। आजकल पहले से खूबसूरत है। मैं आपको एक बात, एक खूबसूरत खतून हुई और एक दिन पहले उसने मेडिकेयर, पेडिकेयर, फला 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 करा लिया हो, और उसके बाद अगले दिन उसके लिए बारात का मेकअप हो रहा हो। हर मेकअप आर्टिस्ट कहती है ये मैं दे दो, क्योंकि एदियां ते पलकां भी बन गई, एदियां भी लग गई, लैशेस भी लग गए, वो सारा कुछ तो लगा पिया। हुण असीं की करना, सिर्फ इंज इंज करना है, ओदे असीं कहना दिओ जी थानू 50,000 रुपया। ये है वो मॉडल जो ये तैयार करेंगे, तैयार शुदा मॉडल, DGLDA या LDA जिसको भी, यानी फ्रॉड चेक करें इनको। कहीं यार मुल्तान रोड को मॉडल घुमाया जा रहा है लोगों को, बस जहां वाकई जिन जगहों की निशानदेही की है ना, वहां पर तजावुजात, उनको मॉडल बनाने की जरूरत है, वहां से तजावुजात खत्म करने की जरूरत है। वहां के लोग बेचारे परेशान है, उधर भी जाके कुछ कर लें। सो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास खबर अगली क्या है जी? जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए 8 अरब 83 करोड़ मंजूर किए गए हैं। PND बोर्ड का इजलास हुआ है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ है। शायद से प्रसाद, देखिए ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपका दिल के आर्जे के चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, उसके बहुत ज़रूरत है इस तरह के अस्पताल, बहुत ज़रूरत है इसकी। और एक अस्पताल में वैसे ही आजकल लड़ाई चल रही है, एहतजाज चल रहा है। देखिए वो तो चलता रहता है, डॉक्टर्स हो, गवर्नमेंट हो, यंग डॉक्टर्स हो, ठीक है। सियासत जो है ना वो इसी तरह चलती है, आपके मुल्क की सियासत भी तो इसी तरह है ना, कभी बह गया, कभी उठ गया, कभी चले गए। सियासत होनी नहीं चाहिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन चले उन्होंने एसोसिएशन बनाई। अगर डॉक्टर्स भी जो सीनियर्स हैं उनकी अपनी एसोसिएशन है, तो वो आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके करते रहते हैं। बहरहाल मसीहाई किरदार अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है इन सियासत से निकल के। अब बात कर लेते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट हमारे पास एक ही है, PIC। रश भी आपने भी देखा होगा, मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी हम तीमारदारी करने के लिए भी जाते हैं, वैसे भी जाना होता है। तो
बहुत रश होता है, 60-70 पेशेंट एवरेज मैंने देखा है जो मैं व्हीलचेयर पे इमरजेंसी आपके देख के मौजूद। मैं परेशान वही हो कह गई रहा कि किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी भी इतनी बड़ी होती है। बनी किसने बनाई? फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी ने फ्रेंड्स ऑफ बनाई, पीआईसी, नो ठीक है? डाउट। बहुत बड़े बड़े लोगों का उसमें किरदार रहा। अगर आज वो ना होती तो पीआईसी को बिल्कुल कोई कुछ भी ना होता, हुकूमत के सर पे तो कुछ ना कुछ होता। भी नहीं। उसके बावजूद आप देखें कि वहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, अच्छा फिर दिल का जो मरीज है वो इंतहाई सेंसिटिव है। आप बुखार हो, नजला, जुकाम, बाकी चीजें ये आम ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाता है इसका। हार्ट का पेशेंट जो है इसकी आपने ट्रीटमेंट बर वक्त करनी है, उसको डिले नहीं कर सकते। इसलिए अगर इन इंस्टीट्यूट का दायरा कार बढ़ाया जा रहा है और जिना इंस्टीट्यूट के नाम से कोई मंसूबा बन रहा है, अरबों रुपए लगेंगे, ये बड़ा थोड़ा सा बजट है, इससे ये पूरा नहीं होना। आपको ये खबर सिर्फ खबर तक महदूद नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखें गवर्नमेंट का काम क्या होता है, आपकी रियासत की क्या जिम्मेदारी है? यही जिम्मेदारी है ना कि आवाम के लिए कुछ इलाज मुआवजे की कोई चीज बना दी, कुछ सेहत के लिए प्लॉट की खबर भी दी हुई थी। और यार फ्री प्लॉट को छोड़ दें, वो एक और चीज है। आमिर भाई से पूछ लूं अगर मेरी नहीं, आमिर भाई के पास तो ऑलरेडी है। आमिर भाई को प्लॉट से क्या कंसर्न है? गरीब आवाम को चाहिए। गरीब आवाम हमसे कल से 10,000 लोग पूछ चुके हैं ना फ्री प्लॉट कैसे मिलेगा, तो मुझे पहले हाउसिंग सोसाइटी अथॉरिटी तो बनने दें, उसके बाद बताएंगे ना। उसके बाद वो प्लॉट कोई कुछ जगह पहले बनेगी और वे किसी लकीरा भी तो लानी है ना कि किन्ने मरले का कौन, वो यही बनाएंगे। ये जो लोग बैठे हुए ये देखें, मेरी बात सुने, छत हर बंदे की जरूरत है, बेशक, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करना चाह रही है, अब 15 लाख था, एक प्रोजेक्ट आया हुआ था कि आपके पास अपनी अराजी है तो आप 15 लाख ले लें। 15 लाख में बनता नहीं है घर, बहुत सारे लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया, लेकिन 15 लाख में घर बनता भी है। वो कहाँ पे बनता है? आपके दही इलाकों में आप चले जाएं, जिनके पास 2 मरले 3 मरले 4 मरले की जगह है, 4 दीवारी बन जाएगी, कमरा बन जाएगा, उनका कोई बैठने का ठिकाना बन जाएगा। हम लाहौर शहर को 15 लाख से कंसीडर करेंगे तो वो फिर तो बिल्कुल नहीं बनेगा, एक मरला जमीन भी नहीं आती इतने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जो अपने जिनके पास जमीन मौजूद है वो घर नहीं बना पाते, मजदूर तबका, उनके लिए अच्छा चीजों को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। आमिर भाई, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है तो उसको ज़रूर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, होना चाहिए। अब ये दिल के मरीजों के लिए भी आप हॉस्पिटल बनाने की बात करें। आप गवर्नमेंट को बताएं, मैं भी दिल के आर्ज़े में मुब्तला हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला रहम करे। नहीं दिल का वो वाला है ना, आपका मसला और वो जो चौथी पांचवी क्लास में नहीं होता, और दिल का ही मसला है मेरा। अच्छा, स्लेट भी मारे होने हमें अप्रिशिएट करना चाहिए मोहसिन रजा नकवी को, जिसने ये इनिशिएटिव लिया और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बिल्कुल जिना हॉस्पिटल के एडजस्टेंट बनाने का काम का आगाज़ किया। पहली मीटिंग की, बोर्ड बनाया जिसमें उन्होंने नुमाइंदे रखे, डॉक्टर जुवेद अकरम इसके नुमाइंदा थे और MS जिना हॉस्पिटल इसके नुमाइंदे थे, गोहर एजाज साहब को उन्होंने ऑन लूप लिया और ये एक PIC से हटकर एक नया इंस्टीट्यूट बनने, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो PIC के बोझ को कम करेगा। अब PIC खुद बीमार होता चला जा रहा है और जब से तो डॉक्टर आमिर बंदेशा गए हैं तो मजीद बीमार लगता है हमें। तो सही कह रहे हैं, सच्ची बात है ये। लेकिन ये जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ यहाँ पर बनना ज़रूरी है बल्कि हमारे वज़ीराबाद में भी एक बन रहा था, मुझे पता नहीं वो बना कि नहीं बना। इसी तरह केनाल रोड के ऊपर अगर आप टूवर्ड्स कौन सी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे भी एक हॉस्पिटल जो था कार्डियोलॉजी का, मुझे याद है वहाँ पर भी अनाउंस हुआ था। तो जितने दिल के हॉस्पिटल बने हैं, सबसे ज़्यादा अमराज हमारे दिल के हैं यहाँ इस वक्त। लोगों का ट्रस्ट ना PIC पे ही है। आप मुख्तलिफ म्यो में सर्विसेज मैं आपको बताऊं सब जगह पे है। अगर आपका अमला अच्छा, अब चले गए ना आमिर बंदेशा म्यो हॉस्पिटल में, अब देखिए लोगों का इत्मीनाद वहाँ चला, ऑनेस्टली जाते हैं, लोगों का इत्मीनाद वहाँ चला जा रहे हैं। देखिए आप जब एक सेट पैटर्न को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आप एक ऐसे डॉक्टर को जो कि 24 घंटे वहाँ अवेलेबल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने उसको PIC से उठा दिया तो लोगों का इत्मीनाद PIC पे क्या रहेगा कि आप अपने डॉक्टर के साथ ये सलूक कर रहे हैं और सीनियर डॉक्टर फिर वो वहाँ चले जाएंगे हॉस्पिटल में। लेकिन मेरा इससे हटकर है कि ये जो इंस्टीट्यूट बन रहा है ये इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के साथ एडजस्टेंट है और वहाँ पर जो दिल की पढ़ाई है उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो कहीं से हाउस जॉब और तजर्बा चाहिए। क्यों PIC आए वो, किसी और हॉस्पिटल में क्यों जाएं? यहाँ बन जाएगा एक तो ये इस एरियाज के लोगों के लिए एक फैसिलिटी होगी कि उनको PIC तक आधे घंटे का मजीद सफर नहीं करना पड़ेगा। जो दूसरे शहरों से भी आ रहे होंगे मुल्तान रोड की तरफ से, होना चाहिए, उनको भी जल्दी मिल जाएगी। सराहते हैं
बाकी आपका जो मसला है, आपके दिल का इलाज या तो जाती उम्र या फिर 180 नहीं बाबी मैं करना फोन है सेट हो जाएंगे ए केड़ा दिल दा मरे वो दिमाग का इलाज होगा, दिल का वहां पे बिल्कुल नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल सेगमेंट्स इसलिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहती है आपकी सेहत। जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। सब चीज़ें आपको अपने इर्द गिर्द तभी अच्छी लगती हैं जब आप हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं। अब हेल्दी और फिट होना हमें लगता है कि जी ये है कि आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं। नहीं जी, आपको आपकी हेल्थ इंश्योर करती है कि आप कितने एक्टिव हैं। अब हमें ये लगता है वर्जिश की और एक्सरसाइज की, वॉक की सिर्फ उन लोगों को ज़रूरत है जो मोटापे का शिकार हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। पहले तो अपना ये माइंडसेट बिल्कुल हमें चेंज करना होगा। हम खुद मुझे ऐसा लगता है जब मैं वेट गेन करना शुरू कर रही हूँ, मुझे तब वॉक करनी है, मुझे तब एक्सरसाइज करनी है। लेकिन अगर आप हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी रूटीन का हिस्सा, जैसे हम समझते हैं ना 3 टाइम खाना तो हमने खाना ही खाना है, तो वॉक एक्सरसाइज भी आपको अपनी रूटीन का हिस्सा बनानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जब तक आपकी ज़िंदगी है अच्छा खा सकें, पहने हुए अच्छा लग सके, तो आपको चाहिए कि आपने ये अपनी रूटीन लाइफ बनानी ही बनानी है। खैर, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपने वेट कम करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं। दिनों में तो बिल्कुल कम नहीं होता, बट लोग करते हैं। उसकी हौसला शिकनी हम ज़रूर करेंगे अपने प्रोग्राम में आगे चल के। अब जिन लोगों ने वेट बढ़ाना है उनको क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं हम खाते चले जाते हैं लेकिन वेट तो फिर भी हमारा नहीं बढ़ा। सो उसके लिए हेल्दी प्रैक्टिस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेड क्या है कि आप एक हेल्दी पर्सन को रूटीन में कितना टाइम जो है अपने लिए निकालना है कि उसने एक्सरसाइज करनी है या फिर उसने वॉक, ऑप्शन आपके पास है, आपने करनी है। हेल्दी आप कैसे रह सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे जी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद नवाज बाजवा साहब इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि फिट कैसे रहा जा सकता है। ये फिट रहने की डेफिनेशन बेसिकली है क्या? शुरू में आपने 2 वर्ड बोले, हेल्दी और फिट, दोनों डिफरेंट है। नॉर्मली हम सुनते हैं कि हेल्दी और फिट है। हेल्दी बंदा वो है जिसको कोई बीमारी नहीं है जी, और फिट बंदा वो है जिसमें फिटनेस के 5 बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। यानी उसमें वाटर फिटनेस भी है, उसके रिफ्लेक्सेस भी अच्छी हैं, उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छी है, उसकी एंड्योरेंस भी अच्छी है, उसका स्टेमिना भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो वो बंदा फिट होगा। और हेल्दी बंदा वो होगा जिसको मैं बीमारी नहीं है। 100% कह सकती हूँ कि आजकल बहुत लोग, कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि हम अपना ख्याल ही नहीं रखते। एक्सपोजर नहीं है ना कि हमें पता नहीं है कि फिटनेस क्या है और हेल्थ क्या है। जो बंदा जिम नहीं भी जाता उसको कोई बीमारी नहीं तो वो हेल्दी है। बिल्कुल। बीमार बंदा तो हॉस्पिटलाइज होता है ना। तो वो 2 चीज़ें लाता है। तीसरी चीज़ ये है कि एक्सरसाइज की ज़रूरत हर मर्द औरत को है। 40 साल के बाद आपकी बॉडी एनुअली 1% मसल लॉस शुरू कर देती है, जिसे आप सैक्रोपीनिया बोलते हैं। तो उसको बचाने का वाहद तरीका है कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, मसल बिल्ड करें, ताकि लॉन्जिटिविटी पे काम हो सके, लेटर एजेस में आपके फ्रैक्चर्स ना हो, मसल लॉस ना हो आपका, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हो। ये जो आजकल हर बंदा कमर दर्द, घुटनों की दर्द, तो हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल। 40 इयर्स तक जाके अगर आप स्टार्ट से ही अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है? हमें तो ये लगता है जो मोटापे का शिकार है सिर्फ वर्जिश उन्हीं लोगों को करनी है या वॉक उन्हीं लोगों को करनी है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, डे टू डे का काम है। इसे आपने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। एक लाइफस्टाइल है। जैसे आप कोई मकान रेंट आउट करते हैं ना, जब तक उसका किराया देते हैं, VAT करते हैं, बिल वगैरह पे करते हैं, तो वो आपके पास रहता है। नहीं देते तो वो वापस चला जाता है। इसी तरह फिटनेस है। जितनी देर तक आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, स्लीप साइकिल अच्छा रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, वर्कआउट करते हैं, बॉडी का ख्याल रखते हैं, तो आपके पास फिटनेस रहती है। छोड़ देते हैं, चीट मील लेने शुरू कर देते हैं, बुरी खुराक लेते हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर लेते हैं, जो खाना सुबह खाना है वो रात को खा रहे हैं, रात वाला और रात को खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ें अल्लाह पाक ने आपकी बॉडी के लिए बनाई है, रात का टाइम उसे सोने के लिए बनाया है, हमें लगता है कि रात का टाइम जागने के लिए। हमारे यहाँ ना उल्टा सिस्टम चल रहा है आजकल, और इसलिए हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। हमें एक हेल्दी पर्सन को अपनी डे रूटीन किस तरह से मैनेज करनी है, किस तरह कितना टाइम एक्सरसाइज करनी है, किस तरह वो हेल्दी लग सकता है, नज़र भी आ सकता है और फिट भी रह सकता है? आपकी जितनी एक्सपेंडिचर है ना, उससे अगर 200-300 कैलोरीज आप कम कर लें तो आप एक्सरसाइज किए बगैर वेट लॉस कर सकते हैं। जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये तो आपने बड़ी, मुझे बता दें मैंने क्या करना है।
लाइक अगर समझे आपकी TDE टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जितनी कैलोरीज आपको मेंटेन रहने के लिए पर केजी 30 कैलोरीज आपको चाहिए, जितना आपका वेट, आपके लीन मैस का, फैट का नहीं, लीन मैस का पर केजी 30 कैलोरीज चाहिए। अगर वो आप लेती हैं तो जितना आपका वेट है इतना रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। अब आप इसमें डेफिसिट कर, आसान तरीन हल है, ठीक है। अब इसमें आप डेफिसिट कर दें 200-300 का डेली का, तो आप वीकली वेट लॉस शुरू कर देंगे अपना। इसमें सरप्लस कर दें तो वीकली वेट गेन शुरू कर देंगे, सिंपल सी बात। ठीक हो गया। सो कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो बहुत रैपिडली ऐसे करके आपका वेट बढ़ा देती हैं रूटीन में, जिनको हम नजरअंदाज कर लेते हैं? थंब रूल तो ये है कि इंटरनेशनल 90% लोगों पे जो काम करता है 40-40-20 की रेशियो है, यानी 40% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 40% प्रोटीन्स होनी चाहिए और 20% जो आपकी गुड फैट्स होनी चाहिए। आपने बढ़ाना है तो इसी रेशियो से बढ़ाना है, कम करना है तो इसी रेशियो से कम करना है। अब होता क्या है, लोग कम करने के लिए आते हैं तो जिससे पूछो ना कुछ खा लो, कहते हैं मैं डाइट पे हूँ, मैंने कुछ नहीं खाना। डाइट का मतलब भाई खाना है, भूखा रहना नहीं है। आपने क्लीन डाइट लेनी है, जो चीज़ें आपकी बॉडी से फैट को एक्सक्लूड करती हैं वो इंक्लूड करें, जो फैट को जनरेट करती हैं उनको एक्सक्लूड कर दें, सिंपल सी बात है। कोई 5 ऐसी चीज़ें बता दें जो अगर आप अपना वेट नॉर्मल रखना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो ये 5 चीज़ों के पास भी आपने नहीं जाना। फ्राइड आइटम्स छोड़ दें, शुगरी आइटम्स छोड़ दें, स्वीटनेस स्टफ फ्रूट, ये जंक फूड जितना छोड़ दें, वेट आपका नहीं बढ़ेगा। सही। हमें लगता है कि चावल रोटी रूटीन में हम खा रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, ये भी जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं और आपकी इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आप 1 चम्मच भी ज्यादा लेंगे ना, तो इन द फॉर्म ऑफ द फैट वो आपकी बॉडी में स्टोर है। जो एक्सरसाइज करते रहे तो जितना मर्जी खाते रहे नहीं, जितना मर्जी नहीं खाते आप। 1 पाउंड जो फैट है आपकी बॉडी में 3500 कैलोरी से तकरीबन मिलकर बनती है। आप डेली 1 घंटा वॉक करती हैं तो आप 200 से 250 कैलोरीज बर्न करती हैं। पूरे हफ्ते में आप 3500 कैलोरी नहीं बर्न कर सकती, पर आप इनटेक डेली इतना ज़्यादा कर रही हैं तो वॉक से आपका वेट लॉस नहीं होता। ये भी मिथ है कि कार्डियो जो है वो वेट लॉस करता है। वो वेट लॉस तब करता है जब आप कैलोरीज डेफिसिट में। कैलोरी डेफिसिट के अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है वेट लॉस करने का या फैट लॉस करने का। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, एक्सेसिव रहेंगे कभी भी वेट लॉस नहीं होना। भूखे रह के मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग कहते हैं सारा दिन बस पानी पीते जाएं, पानी पीते जाएं तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। वाकई ऐसा होता है? जाहिर बात है, जब आपने क्रैश डाइट करनी है, फास्टिंग करती हैं तो शाम को 2-3 किलो लोड़ा होता है, पर वापस जब आप इनटेक करती हैं तो वो बर्तन जो आपका रिटेन हो जाता है। तो क्रैश डाइट जो है इंटरनली आपको बहुत वीक करती है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, बोन्स को वीक करेगी, इंटरनली आपको वीक करेगी, तो वो आपके लिए लॉन्ग रन में नुकसानदेह है। वो आप कुछ दिन तो कर सकते हैं, सारी जिंदगी पानी पे जिंदा रह सकती हैं आप, तो जब आप छोड़ेंगी फिर वो बाउंस बैक करेगा पहले भी तेज से। सही। अब वो लोग जो कि आपकी तरह नजर आना चाह रहे हैं, हम बहुत सारे अपने नौजवानों को देखते हैं आजकल, तो सोशल मीडिया का रुझान है और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली लोग स्टीरॉयड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको खुद ही करना पड़ना। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं करके किसी को साले सवाब कर दूं, ये आपको खुद ही कमाना पड़ना। सही। डे इन डे आउट, वीक ये तो फिर लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल है ये, मतलब आप समझ लें आप पेंटर हैं, आपने अपनी बॉडी पेंट करनी है जैसी आप चाहते हैं। अब ये आप पे है, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 साल में अगर आपने कुछ अपनी डे रूटीन हमारे साथ शेयर करें, क्या करते हैं सारा दिन आप? सुबह उठ के आपका मॉर्निंग कार्डियो, एम्प्टी स्टमक, उसके बाद आपकी रूटीन के काम है, शाम को वेट ट्रेनिंग करने का टाइम। ब्रेकफास्ट क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट में एग वाइट्स लेता हूँ 6 और 2 होल एग्स लेता हूँ फैट पोर्शन के लिए, और स्लाइस 2 ब्रेड्स के, सम टाइम ओट्स ले लिए। ब्राउन ब्रेड लेते हैं आप? ब्राउन ब्रेड नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपकी इतला के लिए। उसमें कैरेमल कलर डाला होता है, कोई गंदम आपने घर में देखी है ब्राउन कलर की अपनी, सिरप ऐड किए जाते हैं तो उसमें शुगर भी होता है, ऑयल भी होती है। ब्राउन ब्रेड बहुत रेयर है। मैं तो बड़ी तसल्ली के लिए ब्राउन रस सुबह 2 चाय के साथ बिल्कुल भी नहीं। ये देखें ना आप, ये आप एक्सपर्ट्स की राय हम इसीलिए आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, फिर दोपहर का खाना क्या होता है आपका? आपने बैलेंस मील लेना, आप रोटी भी खा सकते हैं, यानी कैलोरीज का इंटेक आपका, ठीक है। आप वो राइस से अपना फॉर्म पूरा कर लें, कार्ब्स का, रोटी से कर लें, जौ से कर लें, जवी से कर लें। अच्छा, जौ और जवी में बड़ा एक डिफरेंस है, आम लोगों को नहीं पता। कई मार्ट्स पे भी लिखा होता है कि ऊपर लिखा होता है ओट्स मील, नीचे लिखा होता है जौ का दलिया। तो जौ जो है वो बार्ले होता है, जवी जो है वो ओट्स होते हैं, रोल्ड ओट्स, वो न्यूट्रिएंट वाइट ज़्यादा रिच होते हैं, इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते। गंदम जो है इंसुलिन को बहुत स्पाइक करती है। आप जो हमारी नॉर्मल गंदम मिलती है, यहाँ पे इसका जो ग्लूटन लेवल है वो 18 है, और नॉर्मली ह्यूमन हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियर है वो 4 तक है। तो हमारी इसी वजह से आप देखें 40 के बाद हमारे अक्सर लोगों के घुटने दर्द कर रहे होते हैं, जोड़ दर्द कर रहे हैं, उसकी रीज़न यही है। सही। अब आप मुझे ये बता दें कि वो लोग जो स्टीरॉयड की तरफ जाते हैं इन द लॉन्ग रन, वैसे उनकी हम देखते हैं सेहत तो डाउन होना शुरू होता है, नुकसानात इसके क्या क्या है?
आपके जितने ऑर्गन हैं मोस्टली जिनमें हड्डी डेड नहीं होना है, शुरू हो जाते हैं। हार्ट, ओहो किडनी, हो। लिवर, स्टमक और दूसरी चीज़ें वो सारी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। आपके हार्मोन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वापस पुरानी नेचुरल पोजीशन पे कभी भी नहीं आ सकते। अगर आप मेल हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन अगर एक दफ़ा बूम कर गया तो दोबारा नेचुरल कभी भी रिटेन नहीं होगा उस लेवल पे। वो जितनी दफ़ा यूज़ करते जाएंगे वो नीचे आता जाएगा। इतना नुकसानदेह अमल है, इसकी तो बहुत ज़्यादा हौसला शिकनी करनी चाहिए। अब नौजवान ना हमारे यहाँ आजकल वो हैं बहुत ज़्यादा जल्दी के चक्कर में होते हैं, बस अब हमने स्टार्ट किया तो हमने बॉडी बिल्डर बन के ही रहना है। कितना टाइम आपको लगता है कि हर किसी का डिफरेंट टाइम पीरियड? बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, फिर आपकी न्यूट्रिशन पे वेरी करता है। 70% इसमें न्यूट्रिशन, लोग समझते हैं जिम जाना ही सारा कुछ है। जिम में आप मसल बनाते नहीं हैं, जिम में आप मसल तोड़ते हैं, तकलीफ होती है, स्वेटिंग हो रही है, दर्द हो रही है। उसके बाद आपने बैलेंस न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, स्लीप अच्छी लेनी है 7 से 8 घंटे की, फिर आपकी बॉडी ने रिकवर करना, फिर ग्रो होना। ट्रायंगल है, स्लीप है, वर्कआउट है और आपकी डाइट है। तीनों में से एक चीज़ भी डिस्टर्ब होगी, बॉडी कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी और बड़ा ये स्लो प्रोसेस है। आप आज जिम गए हैं, शाम को आके शीशा देखें आपको कोई डिफरेंस नजर आए, हफ्ते बाद भी देखेंगे कुछ नजर नहीं आएगा, कई महीने के बाद जाके आपने बॉडी को चेंज करना। आपने एक बड़ा कंसिस्टेंट रह के करने वाला प्रोसेस है। सब्र आजमा के आपने डाइट भी बैलेंस देनी है, वर्कआउट भी अच्छा करना है, नींद भी पूरी लेनी है। हम ना 3 महीने का अपना टारगेट बनाते हैं, जिम जाना है, वेट कम करना है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जब आप छोड़ते हैं तो वो दोबारा बड़ी तेजी से वापस आता वो है। इसलिए आता है कि आप वर्कआउट छोड़ देते हैं, जो कंजम्पशन कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, वो आपने बंद कर दी, इनटेक आपने पहले से भी बढ़ा ली, तो फैट ही आना और क्या आना उसमें। बिल्कुल सही। अब वो लोग जो कि वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे, लड़के भी लड़कियां भी, जो कहते हैं खाते बहुत है लगता बिल्कुल नहीं है, तो उनको क्या करना है? अच्छा, 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं पियर टाइप, मतलब ऊपर से वो पतले होंगे, उनका लोअर पोर्शन जो वो हैवी होगा, ठीक है। फिर होते हैं एप्पल टाइप, जो ऊपर से बहुत भारी हैं, उनका लोअर पोर्शन बहुत स्लिम होता है। तीसरे होते हैं ऑरेंज टाइप, वो ऊपर और नीचे से पतले हैं, उनका कोर का एरिया जो है वो मोटा होता है। कुछ लोग कुछ नहीं खाते तो वो बहुत मोटे हो जाते हैं, कहते हैं हमें पानी भी लगता है। हाँ, और कुछ वो होते हैं कि जो मर्जी खा लें वो पतले ही रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बहुत तेज है। पहले आपको अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने प्लान लेना है। पर्सन टू पर्सन एक्सरसाइज वेरी करेगी, पर्सन टू पर्सन डाइट प्लान वेरी करेगा। जो आपके लिए डेफिसिट है, हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो सरप्लस हो। तो यूट्यूब पे देख के कभी भी आपने ट्रेंड तो आज वर्कआउट नहीं, आप बीमार होती हैं तो डॉक्टर के पास जाती हैं, यूट्यूब से पे देख के ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ऐसे ही। तो ये अपनी हेल्थ के साथ क्यों आप खिलवाड़ करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, अब एक नॉर्मल जो आप चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि वो तमाम लोग जो वेट गेन करना चाह रहे हैं उनको ये कुछ सुनहरी असूल हैं, इस पर अमल कर लें। कार्ब रेशो बढ़ा दें, प्रोटीन मॉडरेट कर दें, जो फैट है वो लो करते हैं, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। सही। अच्छा जी, अब एक हेल्दी पर्सन को दिन में कितनी देर रिकमेंडेड है कि वो या एक्सरसाइज कर ले या वॉक कर ले तो वो हेल्दी रह सकता है? वॉक एक एडवांस सर्च के अकॉर्डिंग जो घंटा 1.5 घंटा डेली वॉक करते हैं वो एक नेगेटिव एक्सरसाइज है, जो आपका मसल लॉस करती है, मसल बिल्डिंग नहीं करती, आपकी बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देती, नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आई पर्सनली सजेस्ट कि 6 घंटे जिम में ज़ाया करने के बजाय आप 25 मिनट में हिट वर्कआउट करें, हाई इंटेंसिटी मिनिमम इंटरवल वर्कआउट करें और 6 घंटे का रिजल्ट लें। अगर आप 6 घंटे जिम में स्पेंड करते हैं तो आपको 18 घंटे मिलते हैं रिकवरी के लिए, और अगर आप 30 मिनट में वर्कआउट करते हैं तो आपको 23 घंटे 30 मिनट बॉडी को रिकवर करने के लिए मिलते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा टाइम है। आपकी एनर्जी भी बचती है, बॉडी का टाइम भी बचता है और डैमेज भी अच्छा होता है। आप मुझे बता दें, आपने 2-3 डिफरेंट शेप्स बताई, पियर शेप बताई, एप्पल शेप बताई, इन लोगों को बॉडी शेपिंग भी एक होती है ना, उसकी तरफ अब कैसे आना है? बड़ा डिफिकल्ट टास्क। दुनिया में कोई चीज़ नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा जो आपको शेप अप कर सकती है। आप जितना मर्जी कार्डियो कर लें वो आपको शेप अप नहीं करता। आप चल रहे हैं ट्रेडमिल पे, वॉक की कैलोरीज बर्न हो रही हैं, उतरे खत्म। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ड्यूरिंग वर्कआउट आप मसल तोड़ रहे हैं, कैलोरीज बर्न हो रही हैं। अब उसके बाद बॉडी ने रिकवर करना है, रिकवर करने के लिए अगेन उसे एनर्जी चाहिए, तो अगेन कैलोरीज बर्न कर ली। नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी बॉडी जो है वो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस में रहती है। मसल जो है वो आपका मेटाबॉलिक इंजन है, आप ऊपर नीचे खा भी लेते हैं तो बॉडी में एडजस्ट हो जाता है, आपका वेट गेन नहीं होगा, फैट नहीं आएगा आपको। जितने आप में ज़्यादा मसल्स होंगे उतनी आपकी कंजम्पशन बेहतर होगी, उतना आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो अच्छा होगा, आपकी गट हेल्थ उतनी अच्छी होगी। सही। सो वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी का जिन्होंने मकसद ये बना लिया है कि उन्होंने फिट रहना है, वॉक एक्सरसाइज करते हैं, मुझे लगता है कि वो हेल्दी भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। ऐसी मिसालें तो आपने देखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
40s के बाद तो आपको बहुत लाजमी, अगर आपने सारी ज़िंदगी नहीं ना किया, 40 के बाद आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, ताकि आपके ज़िंदगी के जो आखिरी 10 साल हैं वो किसी के मोहताज ना हो, खुद चल फिर सकें। क्योंकि अब चलते फिरते उठते बैठते मसल्स के साथ है, तो मसल्स में अगर जान होगी तो आप उठ सकेंगे, चल भी सकेंगे, अपने काम भी कर सकेंगे। बेहतरीन वक्त कौन सा आप बताना चाहेंगे? कोई भी वक्त हो सकता है, कोई भी वक्त, या हमें अर्ली मॉर्निंग? तो हम कोई भी वक्त आपको मिलता है, आप एक्सरसाइज करें, सेम है। बहुत डिटेल में जाएं तो इस टाइम पे मसल बनते हैं, वो हमारा गोल नहीं है। नॉर्मल आदमी को 24 घंटे में रात के 3 बजे भी टाइम मिलता है तो उठ के कर ले। सही। अब मुझे एक क्वेश्चन ये आया जी, हम अगर वेट ट्रेनिंग छोड़ दें तो वो दोबारा से क्या वापस आ जाएगा? वैसे भी आपने इसका जवाब दिया, मैंने जैसे पूछा। वेट ट्रेनिंग छोड़ दें तो वापस क्या आ जाएगा? वापस वेट उतनी तेजी से बढ़ता है? वेट बढ़ता है आपके कैलोरी सरप्लस से। ठीक है। अगर आपने वेट ट्रेनिंग छोड़ दी है तो अपनी डाइट उतनी कम कर दें, कभी वेट नहीं बढ़ेगा। सही। आप वेट ट्रेनिंग कर भी रहे हैं, आप डाइट बहुत ज्यादा सरप्लस में करते हैं तो वेट गेन होगा। सही। अच्छा जी, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर सिर्फ करने का मकसद ये था कि आप, सबसे अच्छा हाल तो ये बता दिया, आप वॉक भी ना करें, एक्सरसाइज भी ना करें, स्टार्ट में बता दिया हमारे मेहमान ने कि आप किस तरह से अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को बस टाइम देने की हमें ज़रूरत होती है। अपनी लाइफस्टाइल पर हमने देखना है कि हम किस तरह से अपना पूरा दिन गुजार रहे हैं। चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो आप अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट देखेंगे। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? अपने जिस्म का ख्याल रखें। आप जैसे घर का ख्याल रखते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, इस बॉडी के अंदर आप रहते हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक, कब्र में भी इसी ने जाना है, जज़ा भी इसको है, सज़ा भी इसको है। तो जहाँ पे आपने रहना है हमेशा उसका ख्याल रखें, इसका आप पे हक है। जैसे हर बंदे को जन्नत में जाना ना, कोई मरना नहीं चाहता, इसी तरह फिट भी हर बंदे को रहना, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो मेहनत करें, ये आपको ही इसका फ़ायदा है। उसका फ़ायदा आपको ही मिलना है, किसी को नहीं मिलना। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन आज के प्रोग्राम में। और इस सेगमेंट में हम मुलाकात कराने वाले हैं आपकी वो लोग जो कि पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर देते हैं, और पाकिस्तान का असल चेहरा ये लोग होते हैं। आलमी कराटे चैंपियन पाकिस्तान के पहले शाहजेब रिंद, जिन्होंने एक और तारीखी फतह हासिल कर ली है, और उन्होंने अपने सबसे मुश्किल हरीफ 3 बार के आलमी चैंपियन रेसलर के नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर हैं, जिन्हें इस दफ़ा शिकस्त दी और तारीख रकम कर ली। शाहजेब ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट अवाम और बच्चों को देते हुए कहा कि ये जीत उनके नाम है। ये फतह ना सिर्फ शाहजेब रिंद की मेहनत की अक्कासी करती है, बल्कि ये पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद करती है। तो आज हमें बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे साथ शाहजेब मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नो डाउट एक मुश्किल तरीन, अहम तरीन और बड़ा मरहला। सो हम चलेंगे जी शाहजेब की जानिब, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और इस कामयाबी को ज़रूर सेलिब्रेट भी करेंगे, और उनको कहेंगे कि जी उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त रिकॉर्ड वो बनाते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप पाकिस्तान के लिए इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, और इतनी मेहनत आपने की कि 3 दफ़ा के आलमी चैंपियन को इस दफ़ा आपने पिछाड़ दिया। कितना मुश्किल मुकाबला था? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी मुझे। काफ़ी मुश्किल मुकाबला था, लेकिन मैंने मेहनत की थी। काफ़ी टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरा ट्रेनिंग जो कैंप है वो सारा अमेरिका में था। 3 महीने से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ इन द वर्ल्ड मेरे कोचेज़ है, जिसमें बॉक्सिंग कोच है जो कि क्यूबा का सबसे बड़ा कोच है, और स्ट्राइकिंग कोच, रेसलिंग कोच, और आसिम जैदी वो मेरा हेड कोच है। सारे कोचेज़ मेरे डिफरेंट कोचेज़ है जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड है। उन सब ने मेरे साथ मेहनत की, और मेहनत आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नाउ। तो शाहजेब, क्या मुकाबले से पहले सोच लिया था कि इस दफ़ा जीत के ही रहना है? क्या चल रहा था माइंड में? नो डाउट जब आप मैदान अमल में होते हैं ना, तो प्रेशर भी होता है कि आपके सामने जो खड़ा है, मद्दे मुकाबिल जो हरीफ है वो तो रिकॉर्ड याफ्ता है। सो प्रेशर था? बिल्कुल, जब फाइट में आप जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। वहाँ पे आपका दिमाग जो है कंसिस्टेंटली काम कर रहा होता है, कंसिस्टेंटली आप सोच रहे होते हैं। वेन्स आपके जो क्या कहते हैं इसको, प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके सारे लोग बैठे होते हैं और हर तरफ से लोग होते हैं। वो आपके लिए आए हुए, आपके लिए सिर्फ आपकी फाइट देखने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। तो काफ़ी प्रेशर होता है, और ये आप अपनी कंट्री के लिए फाइट कर रहे हो, और सामने वाला भी जब अच्छा फाइटर होता है तो आपको प्रेशर इस चीज़ का होता है कि यार मैं
परफॉर्म अच्छा, ऐसा ना हो कि मैं अच्छा परफॉर्म ना कर सकूं। बाकी हार जीत तो गेम का हिस्सा है, लेकिन परफॉर्मेंस का डर रहता है कि यार मुझे अपना बेस्ट देना है। तो जब आप रिंग में उतरते हो तो एक ही चीज़ होता है कि यार मुझे अपना बेस्ट देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब रिंग में उतरा मुझे कॉन्फिडेंस था, और वहाँ पे जो लोग थे उन सब ने मुझे मोटिवेट किया, और मेरा कॉन्फिडेंस भी अच्छा था, कोचेस ने भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया। तो व्हेन आई वेंट देयर, और वहाँ पे मैंने जितना मैंने मेहनत किया था अल्हम्दुलिल्लाह आई परफॉर्म वेल। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बता दें, कितनी देर पहले फाइनल मुकाबले से तैयारी शुरू कर देते हैं, और क्या रूटीन से ज़्यादा प्रैक्टिस इसके लिए आप करते हैं? बिल्कुल, ये जो है जब आप फाइट करते हो आपका जो है ट्रेनिंग कैंप, एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप होता है जिसमें आप जो है डेली 6 आवर्स 5 आवर्स आप ट्रेनिंग करते हो। और वो डिपेंड करते हैं, डिफरेंट चीज़ें होते हैं, क्योंकि हमारा जो गेम है वो एक कंप्लीट गेम है। इसमें आप जो है रेसलिंग, स्ट्राइकिंग, बॉक्सिंग, हर चीज़ पे आपको काम करना होता है। तो हमारा जो है ट्रेनिंग कैंप काफ़ी लंबा होता है। तो 3 महीने लगातार उसमें जो है फर्स्ट फेज़ होता है, सेकंड फेज़ होता है, थर्ड। फर्स्ट फेज़ आपका जो है होता है उसमें आप नॉर्मल करते हो, और सेकंड फेज में आप बिल्कुल ज़्यादा पुश करते हो, और थर्ड फेज जो है आपका पीक फेज होता है जिसमें आप जो है एंड पे जाके जितना मतलब ज़्यादा पुश करते हो उतना पुश करते हो। फिर उसके बाद लास्ट फेज जब आता है उसमें आप वापस एक जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें आप वापस जो है बॉडी को रिलैक्स करते हो, फाइट के लिए तैयार करते हो, ताकि फाइट वाले दिन आप जो है परफॉर्म कर सको। सही। अच्छा, आपके मद्दे मुकाबिल जो हरीफ होता है उसको समझना, उसकी साइकी को समझना, वो किस टाइम क्या अटैक करने वाला है, ऑब्वियसली ये आपको पॉइंट पर ही उसी टाइम ही सब चीज़ें पता चलनी होती हैं, आपने डिसीजन उसी टाइम लेना होता है। सो अपने हरीफ की साइकी को कैसे समझ लेते हैं कि अब ये करने वाला है, मुझे इससे ज़्यादा चौकस होना है? सो ये चीज़ें तो आपको टाइम पर ही डिसाइड करनी होती हैं ना? अब बिल्कुल, आप जो है जब रिंग में जाते हो आप पूरा फोकस होते हो, आप जो है अपने अपोनेंट को हर मिली सेकेंड आप जो है अपने अपोनेंट को स्टडी कर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो आप, और उस चीज़ को नोट कर रहे होते हो कि यार ये इसने ये चीज़ कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है। और बाकी आपके जो कोचेस होते हैं वो भी आपको बता रहे होते हैं बैकग्राउंड से, वो भी आपके अपोनेंट को नोटिस कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ में आपको जो है आपका अगर एक्सपीरियंस होता है तो आप चीज़ें जो है जल्दी समझ लेते हो, और आप जो है अपना गेम उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो, ताकि आपको पता चल जाता है कि यार ये लड़का जो है ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, तो आप उसके जो है काउंटर सीखते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा है, इसके पीछे साइक है, साइको होता है, आप उसमें सोचते हो, उसके बाद आप जो है काउंटर अटैक करते हो, फिर आप सोचते हो कि यार अगर मैं ये करूंगा तो उसके पीछे वो क्या करेगा। एक पूरा एक कंप्लीट गेम होता है इसमें। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बता दें, माशाल्लाह से एक के बाद एक कामयाबी के बाद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब आप क्या करना चाह रही हैं? इंशाल्लाह फ्यूचर ये प्लान्स है कि अभी मैं जो है सेकंड डिवीजन का भी वर्ल्ड टाइटल अपने नाम करूंगा। अब जो है माशाल्लाह, लाइट वेट, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आई विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी फाइटर जो कि 2 डिवीजन में वर्ल्ड टाइटल होल्ड करता हो। सही सही। मुझे ये बता दें शाहजेब, क्योंकि हम माशाल्लाह जब इतने कामयाब लोगों को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी आगे आएं, मेहनत करें और इसी तरह से अपना नाम बनाएं। कराटे, हम लोग शिकायत करते हैं नौजवान के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम सीखे कहाँ पर? सो आपकी क्या जर्नी रही, कहाँ से सीखा, कैसे शौक हुआ, कहाँ पर आपको एक्सपर्ट से मेहनत, आपने उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू की, ये ट्रैक आपको मिला कैसे? बिल्कुल, ट्रैक आपको मिलता नहीं है, ट्रैक आपको बनाना पड़ता है। आप जो है सिर्फ मेहनत करते रहो, ट्रैक खुद ब खुद बनते हैं जब आप मेहनत करते हो। तो मैं कोयटा से मेरा ताल्लुक था, कोयटा में मैंने ट्रेनिंग शुरू की। मेरे अच्छे कोचेस थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे साथ मेहनत की। फिर जाके मैं कुछ टाइम आया जो मुझे और ज़्यादा चीज़ें सीखनी थी, तो मैंने यूट्यूब से चीज़ें सीखना शुरू कर दिया। मतलब आप हर जगह से आप नॉलेज आप हर जगह से ले सकते हो। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोचेस थे। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब से चीज़ें सीखना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद ऑनलाइन मेरे वो कोचेस थे बाहर के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, उनके साथ मैंने अप्रोच किया, उनसे मैंने ट्रेनिंग हासिल की। तो आप सीखते हो, हर टाइम आप सीखते हो। आप जो है आपके पास क्या कहते हैं इसको, आज का जो है नया टेक्नोलॉजी का दौर है। आप जो है पूरी दुनिया में किसी भी कोच के साथ बात कर सकते हो। आप बिल्कुल, जो है आपने ठीक कहा। अपनी मेहनत और लगन के साथ स्ट्रगल भी अपने लिए आपको खुद करना पड़ती है। शाहजेब, अब जो मर्जी कह लें, कराटे हैं और फाइट है, उसमें आप इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो मुझे बताएं कि अपनी कोई ऐसी इंजरी जिससे आप खुद भी दिल बर्दाश्ता हो गए हों, परेशान हो गए हों कि अब मैं आगे कैसे कंटिन्यू करूँगा, कोई ऐसा वाकया आपके साथ कभी पेश आया? बिल्कुल, इंजरीज तो होती रहती है, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स जो है एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जिसमें मार धाड़ है, और इसमें इंजरीज तो हर फाइट के बाद इंजरीज होती है।
लेकिन उस इंजरीज को आपने जो है मेंटली कैसे लेना है और आपने कैसे उसको रिकवर करना है। मेन चीज़ आपका रिकवरी होता है। आप अगर जितना ज़्यादा आप अपने इंजरीज को सीरियस लेंगे, स्टार्ट से ही सीरियस लेंगे, वो जाके बड़े नहीं होंगे। जब आप स्टार्ट में उनको सीरियस नहीं लेंगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। तो मेरे साथ बहुत सारे इंजरीज हुई है, लेकिन मैंने उनको जो है, मेरे साथ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स सबके साथ मैं कनेक्ट हूँ, तो दे हेल्प मी अलॉट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आई डोंट हैव एनी इंजरीज तो राइट नाउ। शाहजेब, बाकी प्लेयर्स की तरह अपनी स्लीप का, अपनी डाइट का क्या आपको भी ख्याल रखना पड़ता है? इस खेल में भी ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं? बिल्कुल, ये हमारा जो गेम है ये आपका मेंटल गेम है और फिजिकल गेम है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप जो है अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करते हो और कैसे आप अपना स्लीप पूरा करते हो और कैसे आप अपने न्यूट्रिशन लेते हो। जैसे कि हमारा गेम है, इसमें आप फाइट से पहले 15 केजीज कम करते हो वेट, और एक दिन में, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वापस आप 15 केजीज वापस बढ़ाते हो। तो इसके पीछे एक पूरा साइंस है जिसमें आप जो है, आपके साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट आपके एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके साथ मौजूद होते हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। अगर आप इसमें छोटी सी गलती करते हो तो आप अपना लाइफ, आपका जो रिस्क है वो आप रिस्क में डालते हो, अपनी लाइफ जो है रिस्क में डालते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, साइंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो स्लीप एंड न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस स्पोर्ट्स। सही। बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन आप हैं, तो जो लोग आप जैसा बनना चाहते हैं उनको करना क्या है ये भी बता दें। उनको करना सिर्फ ये है, उनको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप जो है चीज़ें खुद ब खुद सीखते जाएंगे, आप जितना ज़्यादा अपने जो प्रोफेशन है उनको चेंज करेंगे, उतना ज़्यादा आप ट्रबल में रहेंगे। आप एक प्रोफेशन चूज करें और उस पर कंसिस्टेंट रहे, इंशाल्लाह यू विल डू गुड एंड यू विल अचीव योर गोल्स। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? जी, मैसेज ये होगा कि आप जो है, आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो गोल्स है, वो आप इनको अपने गोल सेट करें और उन गोल्स पे आप काम करना शुरू करें। टाइम वेस्ट ना करें। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रखें और उन ऑब्जेक्टिव्स पे काम करें, टाइम वेस्ट ना करें। और दैट्स इट, दिस इज माय और अगर आप कामयाब रहना चाहते हैं तो स्ट्रगल, मेहनत और लगन ही है जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक लेकर जाती है। जी, थैंक यू सो मच शाहजेब एंड गुड लक। हम चाहेंगे आप इसी तरह से कामयाब होते रहे, पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद करते रहें। सो नाज़रीन, हमने जाना है जी ब्रेक की तरफ। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपका पसंदीदा सेगमेंट जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं जी, जिनके आज बर्थडे उनको हम विश करने जा रहे हैं। आज सालगिरह है जी अहद अली की, मोहम्मद बिन सलमान, हारिस तनवीर, मलिक और उसके बाद जी मोहम्मद अवैस, साकिब शहजाद की सालगिरह है। और इसके साथ जी ब्यूरो चीफ हैं जी वक्कार घुम्मन, चिन्योट के ब्यूरो चीफ हैं जी, इनकी सालगिरह है। आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आपकी सालगिरह को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। करना आपने क्या है, स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर पर अपनी पिक्चर व्हाट्सएप करें हमें और साथ ही साथ अपना नाम भी। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपकी फैमिली में किसी की बर्थडे, आपके किसी दोस्त की सालगिरह है तो आप हमें जी पिक्चर्स भिजवा सकते हैं और प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अब देख लेते हैं आज के भाव क्या हैं। अच्छा जी, सब्जियों के रेट बताने के लिए हमारी रिपोर्टर अफशा इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद है। हम चलेंगे उनकी तरफ। ओवर टू यू। आज भी आपको ओपन मार्केट में फल और सब्जियों की कीमतों के हवाले से बताएं तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जियों की कीमतों की। तो आलू की सरकार की जानिब से कीमत 50 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन रोज़मर्रा की तरह इसकी कीमत के बरक्स इसको 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 90 है लेकिन ये 110, टमाटर की सरकारी कीमत 60 है लेकिन ये 90, लहसुन की सरकारी कीमत 550 है लेकिन ये 600, जबकि अदरक की सरकारी कीमत 350 है लेकिन ये 400 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 80 है लेकिन ये 220, जबकि गाजर चाइना की सरकारी कीमत 60 है लेकिन ये 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत भी 70 है लेकिन ये 80, जबकि नींबू चाइना की सरकारी कीमत 100 है लेकिन ये भी 120 रुपये तक बेचा जा रहा है। मौसमी सब्जियां, मूली, साग, गाजर ये भी अपनी कीमतों के बरक्स जो है महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। शहरियों को अशिया खुद्दोनोश की हसूली तक जो है बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों की कीमतें दुकानदारों की मन मर्जी के मुताबिक हैं और वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हम महंगे दामों सब्जियाँ ख़रीदने पर मजबूर हैं। और ज़िले इंतज़ामिया जिनका काम है यहाँ पे आके इन सब्जियों की कीमतों को मुकर्ररा कीमत पर फ़रोख्त करवाना, वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देते। मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए रूटीन का खाना बनाना भी, क्योंकि सब्जियाँ जब इतनी महंगी मिल रही हैं और उसके साथ साथ जो आपने लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह ख़रीदना है, वो लोग जो कि रोज़ाना जाते हैं, जिन्हें रोज़ाना ये चीज़ें ख़रीदनी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो सरकारी रेट पर अमल करा लें, ये रिक्वेस्ट की जा रही है। और इसके साथ साथ क्वालिटी बड़ी मैटर करती है, और क्वालिटी अगर आप चाहते हैं अच्छी हो तो उसके लिए अच्छे पैसे, और ये हर बाज़ार में ही लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ा है। सो इंतज़ामिया से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर ज़रूर जो है फोकस करें, आवाम को रिलीफ दें। हम ब्रेक के बाद आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले आपको सब्जियों की कीमतें बताएंगे। अब आपको करेंसी रेट बताने हैं, तो हमारा सेगमेंट है माल का हाल। सो रेट लिस्ट हमारे पास आपके साथ शेयर करेंगे। के बाद आगे बढ़ना है और अगला सेगमेंट आज की हेल्दी टिप। तो हेल्दी टिप शेयर करने के लिए हम उन चीज़ों की सिलेक्शन करते हैं जो आसानी से आपको मिल भी जाती हैं, समटाइम आपके किचन में होती हैं, या फिर मौसमी फल या सब्ज़ी होती है। तो आज का मौसमी फल है जी अनार का हम जिक्र कर लेते हैं, जो कि आफादियत से भरपूर है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जी गुर्दों में जो पथरी होती है उसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। फिर जो सोजिश आपकी बॉडी पर हो जाती है, अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे होते हैं, तो ये इस सोजिश वाला जो सिलसिला है इसको भी कम करता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे हाथों पे, पाँव पे सोजिश हो जाती है, तो इसकी रोकथाम के लिए बहुत अहम है। इसके बाद विटामिन सी का ये रिच सोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आप भरपूर तरीके से विटामिन सी हासिल कर सकें, रूटीन बना लें जी, मुदाफ़ती निज़ाम को ये बेहतर करता है। उसके बाद स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इससे खून भी बनता है, आपका खून साफ़ भी होता है। तो आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, बहुत सारे मसाइल से आप बच भी सकते हैं। तो नॉर्मली हम वो चीज़ें शेयर करते हैं जो आसानी से आप तक पहुंच भी सकता, फ़ायदा भी आपको पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी अब मुलाकात होने कल सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।